हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो मेरा लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग दिस विल बी फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये आपका एक बेसिक रिवीजन लेक्चर होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो देखिए, इस लेक्चर में मैंने जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उन्हीं को ही उठाया है। और इस लेक्चर को देखने के बाद मोस्ट ऑफ जो भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम्स में भी अगर आपको जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन के आएंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो भी आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? इंफ्रारेड रेड, ठीक है। आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप ऑलरेडी जानते ही है, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। तो देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, ठीक है, उस कंपाउंड से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होंगी? वो होंगी आपके पास आईआर रीजन वाली, ठीक है। आईआर रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किसी कंपाउंड से हम पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने का फ़ायदा क्या है हमारे पास? तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने का, वो ये है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें हमें जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपाउंड्स की, ठीक है। जो भी आपका कंपाउंड होगा, ठीक है, अननोन कंपाउंड है, अगर उसका स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो करनी पड़ेगी। अब देखिए, सेम चीज़ यही आ जाती है एनएमआर में भी, हमारे पास स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। एनएमआर के थ्रू भी हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, तो आईआर भी हम स्ट्रक्चर ही फाइंड आउट करें, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे होंगे? तो देखिए, आईआर में, एनएमआर में हम क्या करते हैं, एनएमआर में हम निकालते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। एनएमआर में जो भी सिग्नल आते हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट आईआर में हमारे पास क्या आता है, जो भी आपके पास सिग्नल आएंगे, ठीक है, जो भी आपके पास पीक्स आएंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वहाँ से हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। जैसे एनएमआर में हमारे पास जो भी सिग्नल आता है वहाँ से हमें प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे जो भी पीक्स आएंगी वो आपके पास बताएंगी कि फंक्शनल ग्रुप कैसा है। जैसे आपके पास एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन्स हो सकते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओएच प्रोटोन, एनएच, तो ये सारे के सारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे आपके पास। अब चलते हैं रीजन की ओर, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे पास रीजन रहता है दैट इज़ योर 12,500 से लेके 5/सेंटीमीटर तक ये हमारे पास रीजन रहेगा। और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है नियर आईआर, ठीक है, जो 12,500 से लेके 4,000/सेंटीमीटर तक है। देन हमारे पास आईआर रीजन, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड है, वो है आपके पास 4,000 से लेके 667/सेंटीमीटर तक। देन वी हैव फार आईआर, 667 से लेके 5/सेंटीमीटर तक का रीजन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, क्या होगा कि अगर हम किसी कंपाउंड के ऊपर जो है वो आईआर रेडिएशन थ्रो करेंगे, तो देखिए, एब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास डेफिनेटली। अब देखिए, आपने पढ़ा है ना, जब हमारे पास हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल जो है वो आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा, तब हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन होगी बिटवीन दी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो एक्साइटेशन होगी वो कहाँ से होगी? जो आपके पास लोअर वाइब्रेशन लेवल होगा, ठीक है, लोअर वाइब्रेशन लेवल, उससे हमारे पास एक्साइटेशन होगी टू दी हायर जो आपके पास वाइब्रेशन लेवल्स होंगे। अब देखिए, आप सभी को पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन कहाँ हो रही है? वो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में नहीं हो रही है, वो हो रही है आपके पास वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में। अब आप सभी को पता है कि हर एक वाइब्रेशन लेवल जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हमारे पास एक्साइटेशन होगी लोअर से लेके हायर वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अकम्पनाइड बाई चेंज इन नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वही चीज़ आ रही है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के केस में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो वाइब्रेशन लेवल्स का होगा, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स थे, यहाँ पे है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। तो इसीलिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, मैं सिलेक्शन रूल वाला टॉपिक भी यहीं पे कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके पास आईआर में एक्टिव होंगे, और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है हमारे पास आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, अब जब आपके पास आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो वो बॉन्ड जो है आपके पास वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब वाइब्रेशन होगी हमारे पास, तो अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है चेंज होती है मॉलिक्यूल की, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट चेंज होती है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो आईआर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ओनली दोज मॉलिक्यूल्स जो कि आपके पास आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर उनकी डाइपोल मोमेंट चेंज कर जाती है, तभी वो मॉलिक्यूल जो है वो आईआर में एक्टिव होंगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो आईआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है,
अगर आई आर रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी डाइपोल मोमेंट चेंज होती है, ठीक है, तब वो आई आर एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होती है तो आपके पास आई आर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रोसिमेट्री होता है, ठीक है, विच कंटेन सेंट्रोसिमेट्री, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑल होमोन्यूक्लियर सिस्टम्स, ठीक है, जो भी आपके होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम से मिलके बने हैं, वो सारे के सारे आई आर में इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके केसेस में आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आईआर में आपके पास एक्टिव कौन से होंगे, जैसे आपके पास वाटर हो गया, ठीक है, ये आपके पास आईआर एक्टिव होता है। सिमिलरली आपके पास कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप जो है वो सारे के सारे आईआर एक्टिव है, बेंजीन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ योर मोलिकुलर वाइब्रेशंस, ठीक है। अब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जो है जब भी आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं आपके पास, तो वो बॉन्ड्स जो हैं आपके पास आई आर रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो आपके पास दो तरह की वाइब्रेशन देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ लेके चलना कि हमारे पास देखिए अब कोई भी मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं ना, ठीक है, जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके पास फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपके पास बिल्कुल फिक्स नहीं है। वो बॉन्ड्स हमारे पास स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास स्ट्रेच हो सकते हैं, आपके पास बेंड हो सकते हैं। तो उसी से हमारे पास दो तरह की वाइब्रेशन निकल के आती है। पहली जो है आपके पास स्ट्रेचिंग होती है, दूसरी आपके पास बेंडिंग होती है। तो देखिए पहली है आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है ना दो एटम्स के बीच में, या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो एटम होंगे वो एक ही बॉन्ड एक्सिस की तरफ को रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड एक्सिस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो स्ट्रेच जो है आपके पास, कोई भी आपके पास बॉन्ड है उसको हम दो तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। पहली वे है सिमेट्रिक स्ट्रेच, दूसरी होती है आपके पास एसिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि जो एटम्स होंगे उनकी जो मूवमेंट होगी, ठीक है, जो आपके पास सेंट्रल एटम होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू, या तो वो सेम डायरेक्शन में होगी आपके पास, ठीक है। तो मतलब या तो सारे के सारे बॉन्ड जो आप या तो उनको स्ट्रेच करोगे या फिर आप उनको कंप्रेस करोगे, ठीक है। तो याद रखना सिमेट्रिक में हमारे पास जो आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, सपोज ये वाला एटम, ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो बाकी एटम्स होंगे इनकी जो मूवमेंट होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ से स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ से कंप्रेस हो रहे हैं, तो मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन जब आपके पास ये मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब एक एटम जो है वो सेंट्रल एटम की तरफ को आ रहा है और दूसरा उससे परे को जा रहा है, इस तरह से ये वाला एटम सेंट्रल एटम की तरफ को आ रहा है और ये वाला जो है वो सेंट्रल एटम से दूसरी तरफ को जा रहा है, उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। चलो आपको मैं स्ट्रेचिंग समझाने के लिए आपके पास, ठीक है, हमारे पास मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्पायरल बाइंडर का मैं यूज़ करूँगा, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेचिंग हमारे पास क्या होती है। तो देखिए पहली स्ट्रेचिंग कौन सी है, सिमेट्री स्ट्रेचिंग। सिमेट्री स्ट्रेचिंग मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू में हमारे जो बाकी एटम्स होंगे सारे के सारे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मान लो जो जहाँ से मैंने इसको बिल्कुल क्लिक किया हुआ है, ठीक है, ये है मेरे पास सेंट्रल एटम, ठीक है, ये वाला सेंट्रल एटम है, और ये जो दो एंड्स हैं इसके, ठीक है, ये हमारे पास अदर एटम्स हैं। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि दोनों एटम्स जो होंगे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम वो एक ही डायरेक्शन में आपके पास मूव करेंगे, ठीक है, या तो वो इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर सिमेट्रिक, ये स्ट्रेचिंग हो रही है आपके पास, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेच करना, ठीक है। या फिर सेकंड वे क्या है, मैं इसको इस तरह से कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंप्रेस करना। तो ठीक है, ये दो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या आप स्ट्रेच कर दो या आप इस तरह से कंप्रेस कर दो, ठीक है। लेकिन जो आपका सेंट्रल एटम है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मूवमेंट है दोनों की सेम डायरेक्शन में है। देखिए ये दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं, दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन आपके पास सेम रही, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो आपका ये सेंट्रल एटम है इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब सेकंड स्ट्रेचिंग कौन सी है आपके पास, एसिमेट्रिक। असिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है ये वाला, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है इसके विद रिस्पेक्ट टू एक एटम जो है इसकी तरफ को मूव करेगा और दूसरा इससे परे चला जाएगा, ठीक है, एक एटम इसकी तरफ को मूव करेगा, दूसरा इससे परे चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह की आपके पास हमारे पास स्ट्रेचिंग होगी, एक एटम, ठीक है, दूसरा एटम दूर जा रहा है, एक एटम पास को आ रहा है, दूसरा दूर को जा रहा है, तो इसमें हमेशा आपकी डाइपोल मूवमेंट चेंज होगी। लेकिन जो सिमेट्री स्ट्रेचिंग है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए दोनों के दोनों बराबर बॉन्ड आपके इलोंगेट हो रहे हैं, बराबर कंप्रेस हो रहे हैं, तो आपकी डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो याद रखना जो आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो आईआर में इनएक्टिव होगी, लेकिन जो एसिमेट्रिक होती है आपके पास वो हमेशा ही आईआर में एक्टिव होगी। एक पास में जा रहा है, दूसरा दूर जा रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक इज़ योर आईआर इनएक्टिव, लेकिन जो एसिमेट्रिक होती है वो आपकी हमेशा ही आईआर में एक्टिव होगी।
अब जो सेकेंड तरह की वाइब्रेशंस होती हैं वो होती हैं आपके पास बेंड, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, सपोज ये स्प्रिंग है हमारे पास, ऐसा मान लो। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से, या इसको आप इस तरह से सिंपल पकड़ के, ठीक है, आप इसको बेंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है, बेंडिंग या फिर आप स्ट्रेचिंग, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्ट्रेचिंग हमने पढ़ लिया, बात करते हैं बेंडिंग, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग में क्या होता है, जो हमारे पास पोजीशन होती है एटम्स की, वो चेंज कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपके एटम्स होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो पीरियोडिक चेंजेस होंगे बॉन्ड एंगल्स के अंदर, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय दी टू एटम्स विद दी सेंट्रल एटम, ठीक है। अब बेंडिंग वाइब्रेशन चार तरह की होगी, क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस के साथ में हमारे पास जो आपके पास पोजीशन होगी एटम्स की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चार चार तरह की होती है। पहली होती है आपके पास इन प्लेन, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इन प्लेन वाइब्रेशन। दूसरी होती है आपके पास आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस, ठीक है। इन प्लेन में दो आती हैं, स्किजरिंग एंड रॉकिंग। आउट ऑफ प्लेन में दो आती हैं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो टोटल मिला के हो गई चार, ठीक है। पहली है हमारे पास स्किजरिंग, दूसरी है रॉकिंग, तीसरी है वैगिंग, चौथी है ट्विस्टिंग, ठीक है। स्किजरिंग रॉकिंग इन प्लेन है, वैगिंग ट्विस्टिंग आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। इन प्लेन का मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इस शीट के ऊपर होगा। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है, एक एटम की, मतलब आपके पास ये जो पेपर है, ठीक है, इससे बाहर चला जाएगा, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे चला जाएगा, इस तरह से होगा। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन की ये होती क्या है। स्किजरिंग में हमारे पास क्या है कि दोनों एटम जो है दे विल मूव टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दो एटम्स हैं, एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। रॉकिंग, दोनों एटम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड आपके पास इस तरह से मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो आउट ऑफ प्लेन है दैट इज़ योर वैगिंग। वैगिंग में क्या होता है कि दोनों एटम जो हैं आपके पास, या तो आपके पास जिस प्लेन में मेरा सेंट्रल एटम है, जैसे मान लो आपके पास ये इस टाइम पे सेंट्रल एटम है, इसके विद रिस्पेक्ट टू में ये जो एटम्स है, ठीक है, तो ये जो आपका प्लेन है, या तो ये दोनों एटम इसके ऊपर जाएंगे, इससे अबव जाएंगे, या फिर इसके बिलो चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ट्विस्टिंग में क्या होता है, एक एटम जो है वो अबव दी प्लेन जाता है तो दूसरा बिलो दी प्लेन चला जाता है। तो आइए इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहली है हमारे पास स्किजरिंग। स्किजरिंग में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास दोनों आइटम जो है वो एक दूसरे की जो है आपके पास मूव करेंगे टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास इस तरह से मूव करें, देखिए अब एक ही प्लेन में है सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा आपके पास एक ही प्लेन में है इस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब या तो इस तरह से मूव करेंगे, दे विल मूव टुवार्ड्स ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ को आएंगे, ठीक है, दे विल मूव टुवार्ड्स ईच अदर इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्किजरिंग। रॉकिंग में दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास या तो इस तरह से मूव करेंगे या ये इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगी, इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इनकी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर रॉकिंग। वैगिंग में क्या होगा कि दोनों के दोनों आइटम जो है इस टाइम पे ये वाले जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, या तो ये अबव द प्लेन जाएंगे इस तरह से ऊपर को आएंगे, या फिर इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है, इस पेज से नीचे वाली तरफ को, ठीक है। दिस इज अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और ये इसके सिमिलरली नीचे जाएंगे तो बिलो द प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक एटम अबव द प्लेन जाएगा, दूसरा बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर द ट्विस्टिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक, ठीक है। आप देख सकते हैं स्किजरिंग रॉकिंग एक ही प्लेन में हुई, वैगिंग ट्विस्टिंग जो है वो अलग अलग प्लेन में हुई, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे एक एनर्जी के कंसेप्ट की, ठीक है। अब देखिए एक है स्ट्रेच करना इस तरह से, दिस इज स्ट्रेचिंग, और बेंडिंग, ये बेंड करना इस तरह से। तो किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर देखिए अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो आपके थोड़े से मसल्स के ऊपर जोर पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेच करने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अगर मैं इसको बेंड करूँ तो बेंड करना ईजी है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा मोड़ना है, ठीक है। तो याद रखना बेंडिंग में एनर्जी कम लगती है, ठीक है, और स्ट्रेचिंग में एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हम चीज़ मेज़र करेंगे दैट विल बी योर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। जैसे हमने यूवी में क्या स्टडी किया था, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रिकॉर्ड किया था आपके पास वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ वहाँ पे हमने रिकॉर्ड की थी। सिमिलरली एनएमआर में हमने क्या किया, हमने केमिकल शिफ्ट की फॉर्म में आपके पास वहाँ पे रिकॉर्ड किया था स्पेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/2 पाई सी, ठीक है, 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, ठीक है। के इज कॉल्ड एज योर फोर्स कांस्टेंट, और म्यू जो होता है दिस इज कॉल्ड एज योर रिड्यूस्ड मास। अब देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट।
के से, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दिस इज योर रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास के क्या बताता है, के बताता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास बॉन्ड है। ठीक है, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, जो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डेफिनेटली के की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कम है, डबल बॉन्ड में ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगी। तो कंसिक्वेंटली हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू होगी वो भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा आएगी। सिमिलरली अब जो आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। ठीक है, अब देखिए जितना कम मास होगा मेरे पास, ये रिड्यूस्ड मास जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आएगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एक है मेरे पास OH बॉन्ड, एक है आपके पास ड्यूटेरियम ऑक्सीजन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास रिड्यूस्ड मास निकालोगे आप, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले का जो रिड्यूस्ड मास है वो आपके पास कम आएगा। ठीक है, दिस विल बी लेसर कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यूटेरियम मास। तो इसकी वजह से आपके पास जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है OH की ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ OD। तो अब देखिए यहीं से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो मेन इफेक्ट है दैट इज़ योर इंडक्टिव फैक्ट। अब देखिए दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर देखिए अगर मान लो आपके पास बॉन्ड्स हैं, अगर वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते जाएंगे तो जो आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आपके पास प्लस साइन इफेक्ट होगा तो इससे आपकी जो बॉन्ड होंगे वो वीक हो जाएंगे। अगर बॉन्ड वीक हो गए तो आपके पास जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो कम हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी आपकी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास लगे हों इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे बॉन्ड से तो आपके पास बॉन्ड्स जो है वो आपके पास थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके पास तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, दैट इज़ योर फोर्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी आपकी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे है फॉर्मेल्डिहाइड मेरे पास, इसका जो हमारे पास IR में फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो है आपके पास 740 पर सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके पास प्लस आई इफेक्ट, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने आपके पास मिथाइल ग्रुप से। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन ये जो बॉन्ड है आपके पास कार्बोनिल, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे तो ये पॉजिटिव करेक्टर है वो आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो बॉन्ड है आपके पास अब ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो आपके पास के की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी और आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 740 से 725 हो गई। अब अगर मैंने दोनों साइड आपके पास एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू कम होकर आपके पास कहाँ पहुँच गई, 715 के अंदर। लेकिन अगर मैं लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, नेगेटिव इफेक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ऑटोमेटिकली ये जो बॉन्ड है आपके पास ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी फॉर दी CO बॉन्ड ये आपके पास ज़्यादा होगी कंपेयर टू आपके पास ये जो मैंने लिया हुआ है दैट इज़ योर एसीटोन। ठीक है, ये जो एसीटोन था इसको कंपेयर किया मैंने क्लोरो एसीटोन के साथ, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें कम है इसमें ज़्यादा होगी। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा लगा दूँ, ठीक है, 2 लगा दिए तो डेफिनेटली आपके पास नेगेटिव इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है आपके पास अब ये ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू आपके पास कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेशन होती है तो एनर्जी कम हो जाती है जिसको हम ऑलरेडी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन होगी एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी जो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, ये तो सभी को पता है। तो एनर्जी कम हुई तो उसका मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन, हमने ऊपर लिखा भी अभी 1715 के ऊपर इसका हमारे पास जो है वो IR स्पेक्ट्रा आता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगा दी कॉन्जुगेशन, मैंने क्या किया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, और कॉन्जुगेट कर रहा है इसके साथ, जब कॉन्जुगेशन होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी कम हो गई। देखिए 1690 के ऊपर आ गई। अब सिमिलरली
अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया एक बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एक ले लिया मैंने एसिटोफिनोन, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस तो यहाँ पे भी होगा बेंजीन रिंग से टुवार्ड्स द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, यहाँ से भी होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, दिस इज 1700 एंड 1693, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखिए लास्ट में बात करते हैं, हमारे पास एक और इफेक्ट है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपके पास डेफिनेटली बॉन्ड वीक हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड वीक हो जाएंगे आपके पास, तो इसकी वजह से आपके पास वैल्यू ऑफ के जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। के स्टैंड्स फॉर फोर्स कांस्टेंट, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी वो भी आपके पास अब कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उतनी ही आपके पास वैल्यू जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये कम होती जाएगी। अब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिगार्डिंग इंटर मोलिकुलर एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। इंटर क्या होती है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ठीक है, और इंट्रा जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी, ठीक है। इंट्रा स्टैंड्स फॉर विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर स्टैंड्स में मतलब हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। तो देखिए जब भी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास जो बैंड्स आते हैं वो थोड़े ब्रॉडर बैंड होंगे, ठीक है, जैसे हमने यूवी में पढ़े बैंड्स विल बी और ब्रॉडर। अगर आपके पास इंट्रा होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बैंड्स विल बी शार्प और वेल डिफाइंड बैंड्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास इन द इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो आपके पास इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक ही मोलिक्यूल के अंदर होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उसी को कंसिडर करेंगे, तो दिस इज़ नॉट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। लेकिन इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपके पास दो मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में होगी, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर के दो मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं हम इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो आपके पास डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो इंट्रा है जैसे आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, ठीक है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो याद रखना जो इंटेंसिटी है हमारे पास इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो आपके पास जो है वो डिक्रीज कर जाती है अगर आप कंसंट्रेशन कम कर दो। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ योर फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसके अंदर हमारे पास कितनी जो है आपके पास जो आपके पास वाइब्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है आपके पास लीनियर, दूसरे होते हैं नॉन लीनियर। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने आएंगे, 3n-5 आएंगे। अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6 आएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके पास कि आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज़ लीनियर, ठीक है। लीनियर है आपके पास तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा हमारे पास 3n-5। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल ऑब्जॉर्प्शन बैंड्स कितने आएंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 है, 3 इंटू 3-5, टोटल कितने हो गए, 9-5 = 4, ठीक है। अब याद रखना 4 में से हमारे पास 3 IR एक्टिव होते हैं, एक आपका IR में इनएक्टिव है, और इनएक्टिव मैंने आपको कौन सा बताया था, जो सिमेट्रिक बैंड होता है, दिस इज़ IR इनएक्टिव। बाकी सारे जो भी आपके पास बेंडिंग है वो एक्टिव होंगे, और जो आपके पास असिमेट्रिक होता है वो भी आपके पास IR में एक्टिव होगा। एक और मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, बेंजीन है, 6 कार्बन आइटम है, 6 हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 12। तो फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने आएंगे, अब देखिए बेंजीन जो है वो लीनियर नहीं है, बेंजीन नॉन लीनियर होता है, ठीक है, तो 3n-6 लगेगा, 3 इंटू 12-6, ठीक है, 36-6 = 30। तो 30 जो है आपके पास दीज आर योर फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन दी बेंजीन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास दो रीजन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज योर फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब देखिए फिंगरप्रिंट तो नाम से बता रहा है कि फिंगरप्रिंट आपका फिंगरप्रिंट जो है आपसे ही मैच करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि दो लोगों का फिंगरप्रिंट एक जैसा ही हो। तो सिमिलरली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास ऐसा ही होता है, दो कंपाउंड्स जो होंगे उनका कभी भी IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। कोई भी दो कंपाउंड होंगे उनका IR स्पेक्ट्रा कभी भी सेम नहीं आ सकता है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो किसी और से मैच नहीं हो सकता, वैसे ही दो कंपाउंड जो है वो कभी भी एक सेम IR स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। अगर IR स्पेक्ट्रा जो है दोनों कंपाउंड्स का सेम आ गया तो समझ जाना वो आपके पास कंपाउंड एक ही है, ठीक है, वो दो कंपाउंड अलग अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीजन आपके पास यूजुअली 1500 सेंटीमीटर से नीचे वाला रीजन होता है सारा का सारा, और इसमें हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है।
और ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये आपके पास कंपाउंड जो होता है उसकी आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, क्या बताएगा? आइडेंटिटी। तो इसको हमने 3 रीजन्स के अंदर कैटेगराइज किया होता है। ठीक है, पहला है 1500 से लेके 350 1315, सेकंड है 1350 से लेके 1000, और तीसरा जो है वो 1000 से नीचे वाला है। जो 1000 से नीचे वाला है यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी वाइब्रेशंस आती हैं, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, 1350 और 1000 के बीच में हमारे पास CO जो स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, अल्कोहल, फिनोल, एसिड, एस्टर्स, इनके आते हैं। और ये जो हमारा रीज़न है दैट इज़ योर 1500 से लेके 1350 वाला, इसमें हमारे पास बैंड्स आते हैं फॉर द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप का एक बैंड जो है वो यहाँ पे लाई करता है। देन देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है आपके पास फंक्शन ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें फंक्शन ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप जो रीज़न होता है वो होता है आपके पास 4000 से लेके 1500 पर सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो इस रीज़न में हमारे पास हमने डिफरेंट रीजन को कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, पहला है 3600 से लेके से 3200 पर सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, इसमें हमारे पास आते हैं OH एंड NH प्रोटॉन्स की सिग्नल। ठीक है, याद रखना OH एंड NH के जो प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन्स है हमारे पास, इनके सिग्नल आएंगे। ठीक है, सिमिलरली 3200 से लेके 3000 के बीच में यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन आता है। एरोमेटिक जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग, एल्कीन हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग आती है हमारे पास। सिमिलरली 2500 से लेके 3000 के बीच में हमारे पास CH कार्बन हाइड्रोजन जो हमारे पास एब्जॉर्प्शंस होते हैं वो स्टडी करने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो होंगे किसके? मिथाइल के होते हैं, मिथिलीन ग्रुप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो बैंड्स आते हैं, पहला 250, एक 2720, याद रखना 250 और 2720, समझ जाना उसी टाइम पे एल्डिहाइड है आपके पास। ठीक है, तो एल्डिहाइड के हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के दो बैंड होंगे, एक 250 पे होगा, दूसरा 2720 के ऊपर होगा। ठीक है, अगर मेरे पास इस रीजन में 3000 और 2500 के बीच में ब्रॉड बैंड आता है तो वो किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास 23 और 2100 के बीच में बैंड्स आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे एल्काइन साइनाइड्स इनके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास दैट इज़ योर 1850 से लेके 1615 वाला रीज़न। यहाँ पे आता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसके स्ट्रेचिंग बैंड किसके लिए? एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, एस्टर, अमाइड्स, एनहाइड्राइड, लैक्टोन्स, इन सब के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक फंक्शन ग्रुप्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। तो दिस इज़ योर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फॉर दी एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड में आएगा 1740 से लेके 1721। कीटोन्स दो प्लस आई, मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 1725 और 1705। देन कार्बोक्सिलिक एसिड 1725 और 1700, एस्टर्स 1750 और 1730, एमाइड्स 1680 और 1630 के बीच में, एनहाइड्राइड्स दो बैंड देते हैं, एक आता है 1850-1800 के बीच में, एक है 1790 और 1740 के बीच में। सिमिलरली एक और पकड़ रहा हूँ मैं दैट इज़ योर CH स्ट्रेचिंग। एल्कीन्स देते हैं 2960 और 2850 पर सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, यूनिट इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर होंगे जो एल्कीन्स होते हैं। ठीक है, एल्कीन्स के लिए CH बैंड। ठीक है, एल्कीन्स मतलब किस तरह के हमारे पास जो ये वाली चीज़ है। ठीक है, कार्बन, ये चीज़, ये जो बैंड होगा वो आया 3100 और 3012 के बीच में। एल्काइंस ये वाला बैंड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आएगा 3300 पर सेंटीमीटर। याद रखना अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का बैंड आ गया 3300 तो याद रखना सीधा ही वो एल्काइंस का बैंड होगा। ठीक है, एरोमेटिक प्रोटोन मैंने भी बताया 3150 और 3050 पे। एल्डिहाइड जो है दो बैंड देते हैं 250 और 2720 के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स बैंड्स हैं, बाकी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इनके रिगार्डिंग। और प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने मैक्सिमम जो भी आपके पास कंसेप्ट है रिगार्डिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उनको कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए MCQ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से आपके पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपके पास फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर बन सकता है। ठीक है, कि फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल में कितने हो सकते हैं। सेकंड, रीज़न पूछा जा सकता है आपके पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो IR एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रोसिमेट्री जो मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल में सेंट्रोसिमेट्री जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देन ये पूछा जा सकता है आपके पास MCQ के अंदर कि हमारे पास कौन सी जो आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके पास आउट ऑफ प्लेन होती है, कौन सी इन प्लेन होती है, कौन सी IR इनएक्टिव होती है। देन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको बता दिया हुआ है ऑलरेडी कि जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी।
और जितना कम मास होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। देन हमारे पास यहाँ से जो ऑर्डर बन के आता है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी कार्बोनिल बैंड्स की सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो ये ऑर्डर आ सकता है एल्डिहाइड कीटोन्स एस्टर अमाइड्स, इस तरह से कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपके पास ये बैंड किसका आएगा। तो जो भी आपकी बुक्स में एमसीक्यू दिए हुए हैं उन सभी को आपने करना है अलॉन्ग विद द ट्रू फॉल्स एंड अदर डिफरेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस